मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोगों का टॉपिक है ब्लड बैंक, इंट्रोडक्शन अबाउट द ब्लड बैंक। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अबाउट द ब्लड बैंक डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ब्लड बैंक, कैसे उसको एज इट इज़ वर्क करते हैं या कैसे उसको फंक्शन करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उसका एक लोकेशन क्या होता है, लोकेलिटी क्या होती है, किस तरीके से हम लोगों को प्रिंसिपल सेट किया गया ब्लड बैंक का अबाउट दैट। सो ब्लड बैंक जो हमारा फर्स्ट वो होता है कि ब्लड बैंक होता क्या है। सो ब्लड बैंक हमारा वो प्लेस होती है, वो जगह होती है। ब्लड बैंक इज अ प्लेस वेयर ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, प्रोसेस, स्टोर्ड बिफोर इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड बैंक आपका वो प्लेस होता है जहां पर डोनर का मतलब होता है वो जो कि अपना जो ब्लड होता है वो डोनेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्लड बैंक में गई हूँ और अपना ब्लड में अपनी अकॉर्डिंगली अपनी इच्छा से अगर मैं स्प्रेड कर रही हूँ या डोनेट कर रही हूँ या दे रही हूँ, तो हम लोग होंगे डोनर, और जो हमारा वो जो ब्लड होगा वो रिसीव करेगा उसको बोला जाता है रिसीवर। सो बेसिकली ब्लड बैंक आपकी वो जगह होती है जहां पर क्या होता है कि ब्लड को कलेक्ट किया जाता है फॉर द डोनर, फ्रॉम द डोनर, किसी डोनर के थ्रू क्या किया जाता है, उस ब्लड को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रोसेस्ड किया जाता है, उसको स्टोर्ड किया जाता है तब तक के लिए जब तक कि वो जो ब्लड है वो किसी ट्रांसफ्यूजन या कोई उसको रिसीव करके अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज ना कर ले। तो बेसिकली ब्लड बैंक आपकी वो जगह होती है जहां पर ब्लड कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द डोनर से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रोसेस्ड किया जाता है। अब वो प्रोसेस्ड एक लंबा फिनोमिना हो जाता है। प्रोसेस्ड के अंदर बेसिकली आ जाता है वो किस तरीके से उसका सेडिमेंटेशन अलग करते हैं, उसके ब्लड प्रोडक्ट्स किस तरीके से अलग करते हैं, उसको प्रोसेस्ड किया जाता है, एक टाइम तक के लिए उसको स्टोर्ड भी किया जाता है तब तक के लिए जब तक उसका कोई ट्रांसफ्यूजन या कोई रिसीवर उसको मिल नहीं जाता। उसके बाद आ जाता है पोजीशन। तो बेसिकली अगर आप ब्लड बैंक ओपन करते हैं तो उसके लिए मेन क्राइटेरिया होता है, इवन ब्लड बैंक ही नहीं, आप नॉर्मल सी बात है अगर आप कोई लैब खोलते हैं या कोई भी एक पर्टिकुलर अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप उसकी लोकेलिटी देखते हैं, आप उसकी पोजीशन देखनी होती है कि आपको उसको कौन से इन्वायरमेंट में, कौन से एरिया में आपको उसको ओपन करना है। सो पोजीशंस ऑफ द ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक की पोजीशंस कैसी होनी चाहिए, लोकेशन कैसा होना चाहिए, बेसिकली टू बी लोकेटेड इन द सेंट्रल प्लेस। तो आपकी जो ब्लड बैंक होनी चाहिए वो एक सेंट्रल प्लेस पे होनी चाहिए, ऐसा ना हो वो किसी कॉर्नर में हो, ठीक है, उसको कोई इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, विजुअलाइज नहीं हो रही है। तो इसलिए आपको मेन ध्यान रखना है जब भी आप लैब ओपन करते हैं या ब्लड बैंक ओपन करते हैं, मेन उसकी पोजीशन, उसकी लोकेलिटी चेक करते हैं, उसकी जो लोकेशन होनी चाहिए वो एक सेंट्रल प्लेस होनी चाहिए, सेंटर पे होनी चाहिए, रादर देन वो किसी रूरल एरिया या ऐसी कनेक्टिविटी में जिसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो, वो वाली लोकेलिटी पे नहीं होनी चाहिए। सेकंड है इजीली एक्सेसिबल इफ पॉसिबल ऑन द ग्राउंड फ्लोर। इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। इजीली मतलब फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि ब्लड बैंक में आपके पास किस तरीके के पेशेंट आएंगे, तो इजीली एक्सेसिबल मतलब इजीली पहुंच जाने वाला होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी कन्वीनियंटी मतलब अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ब्लड बैंक या लैब अगर कोई थर्ड फ्लोर में होगी तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई आ रहा है तो वो बोलेंगे कि हाँ वो तो ऊपर थर्ड फ्लोर में है, तो हम लोगों को थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी के लिए प्रॉब्लम होती है। अगर कोई भी पेशेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा एजेड पेशेंट होंगे या कोई बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में होगा तो वो इजीली असेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि जो आपकी ब्लड बैंक होना चाहिए वो हमेशा ग्राउंड फ्लोर में होनी चाहिए, इजीली एक्सेसिबल, इजीली उसकी कनेक्टिविटी मतलब इजीली अगर वो पहुंच जाएगा पेशेंट तो वो उसके लिए भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि आपकी जो ब्लड बैंक से वो ब्लड क्यों रिसीव करे। शुड बी वेल कम्युनिकेटेड टू ऑल द डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ब्लड बैंक किसी पर्टिकुलर एरिया पे ना होके, कई बार ऐसा भी होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लैब होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो सेटअप आप अपने आप करते हो, और कुछ ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल कि किसी हॉस्पिटल के अंदर आप लोग क्या करते हो, लैब को लेते हैं, ब्लड बैंक को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये थर्ड वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली तब है जब आप किसी हॉस्पिटल के अंदर आपने अपना ब्लड बैंक ओपन करा है, तो शुड बी वेल कम्युनिकेटेड का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि किसी डिपार्टमेंट से आपकी ब्लड बैंक बहुत ज्यादा दूर है और किसी डिपार्टमेंट के बहुत ज्यादा नियर बाय है। तो आपका जो पोजीशन होनी चाहिए वो सेंट्रल होनी चाहिए, आपके सारे डिपार्टमेंट्स जो भी हैं वो आपसे कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट लाने में आपको आधा घंटा तो उस ब्लड बैंक को ढूंढने में या उसमें जाने तक ही लग जाए। सो बेसिकली शुड बी वेल कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, सारे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए एक सेंट्रल पोर्शन पे होके।
उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ब्लड बैंक के बेसिकली, क्या क्यों जरूरत होती है आपके ब्लड बैंक की, क्यों यूज करते हैं आप ब्लड बैंक को बेसिकली टू मेंटेन कांस्टेंट सप्लाई। आपकी कनेक्टिविटी के साथ साथ आपकी क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल आपका जो ब्लड बैंक होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एट द पॉइंट अगर आपको मतलब कोई पेशेंट आया है, उसको ब्लड बैंक में ब्लड की जरूरत है या किसी कंपोनेंट की जरूरत है, आपके पास आपकी जो सप्लाई होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये आपको मेजरली ध्यान रखना है कि अगर आपकी मेंटेनेंस आपकी मेंटेन नहीं है, कांस्टेंट सप्लाई मेंटेन नहीं है, तो हो सकता है पेशेंट जाने से पहले ही कह देगा अरे उस लैब में तो या उस ब्लड बैंक में तो प्रॉपर तरीके से सप्लाई भी नहीं होती, उसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड रहता भी नहीं है, तो उसको आगे वो प्रेफर भी नहीं करेगा। सो आपको ये मेन ध्यान रखना है कि आपका जो भी ब्लड बैंक का ऑब्जेक्टिव्स होता है मेन उस पे यही होना चाहिए कि आपके पास जो ब्लड की क्वांटिटी हो वो एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए। सेकंड है टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपने एक पूरा मार्केट सेटअप कर लिया है आपके ब्लड बैंक का, आपको स्टार्टिंग में आपकी थोड़ी सी वो होता है कि स्टार्टिंग में आप लोग थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करते हैं, अगर आपकी मार्केट सेट हो भी चुकी है तब भी आपको ब्लड की क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आपकी एक बार मार्केट सेट आ जाने के बाद आप ब्लड की क्वालिटी के साथ कोई भी इंटरफेरेंस कर रहे हैं या डिस्टरबेंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो या ब्लड के कोई भी प्रोडक्ट हो। अब वो ब्लड के प्रोडक्ट के अंदर सारी चीजें आ जाती है। बेसिकली जो आपका ब्लड होता है वो होल ब्लड होता है, ठीक है। अब ब्लड प्रोडक्ट के अंदर होल ब्लड के अंदर जो जो कंटेंट आता है वो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीसी जिसको आप रेड ब्लड सेल्स भी कहते हो, डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी यानी कि आप व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट काउंट सबको पता होगा ये होता है, प्लाज्मा होता है, कई बार कुछ ऐसी डिजीज होती है जिसमें प्लाज्मा को सिक्रीट किया जाता है, कई बार सीरम को भी एज अ ब्लड प्रोडक्ट क्या करा जाता है, रिलीज किया जाता है। एफएफपी होता है जिसको आप बोलते हो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो ब्लड के भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो, ब्लड के प्रोडक्ट को क्या करते हो, सप्लाई करने का काम करते हो बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से उसको क्या करते हैं, वो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट हेल्थ। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये ध्यान देना है कि आपका ब्लड बैंक के अंदर ब्लड की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उससे क्या हो, पेशेंट की हेल्थ का इम्प्रूवमेंट हो। आपको किसी को ब्लड देने से पहले आपको ये श्योर कर लेना है कि जिसको भी आप ब्लड दे रहे हो उसका ब्लड ग्रुप वगैरह सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव होने से ज्यादा और ज्यादा डिक्रीज हो जाए, वो और ज्यादा बीमार हो जाए, सीवियर कंडीशन में पहुंच जाए। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ब्लड बैंक के अंदर अगर कोई पेशेंट ब्लड लेने के लिए आया है तो हमेशा आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको उस पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। Ever since ancient time, it has been realized that blood is essential of the life. जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया लोगों को रियलाइज होने लग गया कि ब्लड जो है आपका इसेंशियल ऑफ लाइफ है, बहुत ज्यादा अर्जेंट बेसिस पे या बहुत ज्यादा इसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि पहले स्टार्टिंग में कुछ और टर्म्स कंडीशन थी, वो आने वाले जो साइंटिस्ट थे वो आगे एड ऑन करते चले गए। तो फर्स्ट है 1800 blood transfusion meant direct donor to patient transfusion which frequently result in the deleterious result. So basically in 1800 में सबसे फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था। इस वाले में क्या किया था, डायरेक्टली डोनर से डोनेट करके और किसी पेशेंट को उसी टाइम ट्रांसफ्यूज कर दिया गया था। मतलब कि उसमें कोई चेकिंग नहीं हुई। जैसे आज में क्या होता है, आप अगर कोई ब्लड डोनेट करने के लिए भी जाते हो तो आपका पूरा फिनोमिना चेक होता है, आपकी पूरी हेल्थ प्रोफाइल चेक होती है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक होती है, सारी चीजें। तो 1800 में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था वो डायरेक्टली डोनर से रिलीज करके पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज किया गया था, जिसके बाद इसके जो रिजल्ट थे बहुत ही डिजास्टर्स थे। बेसिकली इस वाले जो पेशेंट से डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ उसके बहुत ज्यादा डेंजरस रिजल्ट थे बेसिकली। फिर इन 1900 में पूरे 100 ईयर के बाद
कार्ल लेंज स्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर्ड किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किसने किया था। तो इन 1900 कार्ल लेंज स्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर्ड किया था। आफ्टर दिस आपके तब रियलाइज हुआ था आपकी बॉडी के अंदर ए बी ओ ए बी ऐसे कुछ एंटीजेंस भी होते हैं, ऐसे कुछ ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं जो सब में अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से 1900 में क्या हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था कि ये जो आपका कार्ल लेंज स्टीनर थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया था कि एबीओ सिस्टम भी कुछ होता है, कुछ कंटेंट है जिसके थ्रू आपका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ वो थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव हुआ। In 1914 and 15, the uses of sodium citrate as an anticoagulant was proposed. अब क्या होता है, जैसे हमारे पास मल्टीपल एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। एंटीकोगुलेंट बेसिकली वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के बाहर जो ब्लड रिलीज हो जाता है उसके बाद भी आपके ब्लड को एज इट इज लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, अगर आपने एज ए एंटीकोगुलेंट वाइल में आपने सैंपल रखा है तो आपका जो सैंपल होगा वो जो ब्लड की क्वांटिटी होगी वो एज इट इज कंडीशन में, जैसे आपके ब्लड में फ्लो हो रही है एज इट इज कंडीशन में वो आउट ऑफ द बॉडी भी स्टोर होके रखती है। तो इन 1914-15 में सोडियम साइट्रेट डिस्कवर्ड हुआ था। उसके बाद 1943 में लुईस पास्चर एंड मोलिंसन ने इंट्रोड्यूस किया था एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज एज अ प्रिजर्वेटिव। आपकी ब्लड बैंक में मोस्ट इंपोर्टेंट एंटीकोगुलेंट जो यूज होता है वो होता है ACD। आप ये याद रखना, जो मेडिकल लैब में यूज होते हैं एंटीकोगुलेंट और जो ब्लड बैंक में यूज होते हैं दोनों में ही डिफरेंस है। तो आपकी जो ब्लड बैंक में यूज होता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, इन 1943 में डिस्कवर्ड हुआ था। लुईस पास्चर और मोलिंसन ने इनको डिस्कवर्ड किया था एज अ प्रिजर्वेटिव। उसके बाद 1940 में कार्ल लेंज स्टीनर ने अगेन और वियर्ने ने डिस्कवर्ड किया था RS सिस्टम। RS सिस्टम बेसिकली रिसिस सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये आपका क्या होता है, रिसिस सिस्टम बेसिकली आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेंट शो कराता है। ठीक है, तो आपका जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव, जो पॉजिटिव नेगेटिव शो करता है वो अकॉर्डिंग टू देयर RS सिस्टम ही डिस्कवर्ड होता है। तो RS सिस्टम डिस्कवर्ड किया था कार्ल लेंज स्टीनर और वियर्ने ने 1940 में। देन उसके बाद फैक्ट अबाउट ब्लड बैंक, क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या अबाउट द ब्लड बैंकिंग, कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं वो। तो फर्स्ट है about 3600 units blood are needed every day all over world की अगर बात करते हो 3600 यूनिट्स मतलब एक पाउच एक यूनिट, 3600 यूनिट्स हर दिन ब्लड बैंकिंग के अकॉर्डिंग ब्लड बैंक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने ब्लड बैंक है उतनी सप्लाई करता है। About 6.8 million voluntaries are blood donors each year। वॉलेंट्रीज डोनर वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ अगर ऐसे होते हैं ऑटोलोगस, ये वो होते हैं फॉर एग्जाम्पल वॉलेंट्रीज होते हैं जो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, वो उनका ओन डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि उनके कोई रिलेटिव है उनको रिक्वायरमेंट है तब वो डोनेट कर रहे हैं। वॉलेंट्रीज होते हैं जो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से अपना जो ब्लड है वो सप्लाई करते हैं। जैसे कि बोला भी जाता है हर 3 महीने में आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए फॉर द मेल और 4 मंथ का होता है आपकी फीमेल का। तो हर 3 महीने में बोला भी जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, ब्लड को डोनेट करते रहना चाहिए। ऐसे आपकी बॉडी भी अच्छी रहती है, मतलब डिजीज कॉज नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है। तो अबाउट 6.8 मिलियन जो है वो वॉलंटरी डोनेट करते हैं अपने ब्लड को। Each unit of blood is broken down into components. These are red blood cells, plasma, cryopreservative, platelet, FFB और RDP। बेसिकली एक यूनिट ऑफ ब्लड वो ब्रोकन डाउन होती है अपने कंपोनेंट में, जो कि कंपोनेंट्स होते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, ये सारी चीजें अभी जो मैंने फर्दर डिस्कस करी थी। 1 unit of whole blood, that is the part may be transfused of several people। तो बेसिकली एक यूनिट अगर आपने होल ब्लड करी है तो वो क्या होता है, सेवरल पीपल को ट्रांसफर कर दी जाती है। कैसे, किस बेसिस पे, आप ये समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर होल ब्लड किया है तो आपने हो सकता है उसमें आरबीसी भी होगी, प्लाज्मा भी, तो हो सकता है किसी को आरबीसी की जरूरत है तो आपके होल ब्लड से आरबीसी भी जा सकती है। अगर उसको प्लाज्मा की जरूरत है तो वही आपके होल ब्लड से प्लाज्मा भी जा सकता है। तो आपका जो एक यूनिट होता है होल ब्लड का वो सेवरल पेशेंट को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है।
डिजीज से बचा सकता है सीवियर कंडीशन में भी। मोर देन 21 मिलियन ब्लड कंपोनेंट्स आर द ट्रांसफ्यूज ईच ईयर। मोर देन जो 21 मिलियंस जो होते हैं वो ट्रांसफ्यूज होते हैं हर ईयर में, मतलब एवरी ईयर में 21 मिलियन जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो ब्लड ग्रुप होता है वो डोनेट करने के बाद एज अ कंपोनेंट वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। प्रिंसिपल सेट आउट बाय द WHO फॉर द सेफ ब्लड सप्लाई। कुछ WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ प्रिंसिपल सेटअप किए थे, जिसके बाद जो उसके प्रिंसिपल सेटअप हुए उसके बाद ताकि आपका जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ा सेफ हो सके। तो फर्स्ट प्रिंसिपल था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस। आपकी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस थी उसको क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था। कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम ओनली वॉलेंटरी नॉन रेम्यूनरेटेड लो रिस्क ब्लड डोनर्स। तो बेसिकली जो आपका ब्लड कलेक्शन होता है वो सिर्फ एज अ वॉलेंटरी नॉन रेम्यूनरेटेड और लो रिस्क ब्लड डोनर से ही आप सैंपल कलेक्ट कर पाते हो। स्क्रीनिंग ऑफ ऑल डोनेटेड ब्लड फॉर द ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसेबल इन्फेक्शियस एजेंट। बेसिकली क्या होता है, जब आप लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया उसके बाद WHO ने एक प्रिंसिपल सेट करा कि जो आपने डोनेटेड सैंपल है, जो ब्लड है, उसकी भी स्क्रीनिंग होगी ताकि आने वाला, फॉर एग्जांपल आप जिसको भी वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा रहे हो वो इन्फेक्शियस एजेंट से सेफ हो सके। फिर है रिडक्शन ऑफ द अननेसेसरी ट्रांसफ्यूजन थ्रू द इफेक्टिव क्लिनिकल यूज ऑफ ब्लड। रिडक्शन किया था, अननेसेसरी ट्रांसफ्यूजन ना हो जिसकी वजह से लॉस यूज ऑफ ब्लड आप कर सको। उसके बाद क्या है, फंक्शनल फ्लो। आपका फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ब्लड बैंक के अंदर जा रहे हो तो आपका वो जो फ्लो होता है, किस तरीके से आपको सेटअप करना होता है, कहाँ जाना होता है, कैसे करना होता है। फॉर एग्जांपल ये एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हो, आप रिसेप्शन वाले एरिया पे जाते हो, आप ये बोलते हो कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्लड डोनेट करने की बात करते हो, जो ब्लड बैंक वाला रिसेप्शन होता है वो आपका क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन मतलब आपकी पूरा नेम, एज, जो भी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो सारा ले लेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपके दो फिनोमिने आते हैं, एक आता है पेशेंट केयर सर्विस, एक आता है डोनर सर्विस। पेशेंट केयर सर्विस फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्पिटल में गए हो, ठीक है, आप रिसेप्शन एरिया में जा रहे हो कि आपका कोई पेशेंट है, उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप रिसेप्शन पे जाओगे कि इस पेशेंट को सैंपल जो दूंगा वो मैं दूंगा। तो जो आप अपने पेशेंट के लिए दे रहे हो, अपने नोन के लिए दे रहे हो, वो आपका पेशेंट केयर सर्विस। आपका जो डोनर सर्विस होता है वो आप एक वॉलेंटरी डोनर करते हो, आपको नहीं पता आपका ब्लड सैंपल कहाँ जाएगा, अननोन है इसमें। बेसिकली डोनर सर्विस जो होती है अननोन होती है, आपको नहीं पता आपका जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा। अदर देन इसमें क्या होता है, जो आपका पेशेंट होता है, बेसिकली पेशेंट केयर मतलब यहाँ पर आपको पता होता है कि आपका ब्लड कौन से पेशेंट पे गया। यहाँ पर आपको पता नहीं होता कि आपका जो पेशेंट, जो आपका ब्लड है वो कहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दो तरीके से होता है, मैंने बताया, पहला है पेशेंट केयर सर्विस, दूसरा है डोनर सर्विस। पेशेंट केयर सर्विस में आपके पेशेंट के पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका रिसीविंग हो जाएगी रिक्वेस्टेड फॉर्म की, ठीक है। उसके बाद प्री ट्रांसफ्यूजन सैंपल टेस्ट, ट्रांसफ्यूज करने से पहले आपका सैंपल ले लेंगे, उसकी क्वांटिटी चेक करेंगे, उसमें सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स तो नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी अगर कोई डिजीज है तो अगर वो चेक करेंगे। उसके बाद अगर आपका इशू कंपैटिबल है तो वो जो ब्लड होगा वो पेशेंट में चढ़ा दिया जाएगा। तो बेसिकली पेशेंट केयर वाले में रिसीविंग हो जाती है सीधा, उसके बाद सैंपल होता है टेस्ट, उसके बाद अगर इशू अगर कंपैटिबल है तो पेशेंट जो ब्लड होता है वो पेशेंट में चढ़ा दिया जाता है। आपका जो थोड़ा सा दिक्कत आती है वो ये वाले में आती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो ब्लड है वो कहाँ जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर एज अ डोनर आप उसको ट्रांसफ्यूज करते हो, तो आपने जब सैंपल दिया, आपके फिर रिसेप्शन वाले एरिया पे स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए HB होता है, BP होता है, आपकी हाइट, आपका वेट, और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपका जो आप कोई भी अगर कोई भी अल्कोहलिक चीजें अगर लेते हो, या आपको कोई वायरल डिजीज है, आफ्टर शॉर्ट टाइम आपने कोई इंजरी करवाई है, कोई सर्जरी हुई है, या फिर आपने कोई टैटू वगैरह बनवाया है, तो सारी चीजें आपकी स्क्रीनिंग में चेक हो जाती है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सैंपल कलेक्ट करने का प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। इसमें इसका प्रोसेस और ब्लड सैंपल का कलेक्शन दोनों फर्क होता है, क्योंकि आप सैंपल कलेक्शन करते टाइम बहुत एक छोटी क्वांटिटी लेते हो। ब्लड बैंक में जो सैंपल कलेक्शन होता है वो थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी होती है, इसीलिए कलेक्शन के बाद हमेशा इसमें रिफ्रेशिंग ऐड होता है। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका सैंपल कलेक्ट होता है,
कलेक्शन होने के बाद क्या होता है, आपकी ग्रुपिंग की जाती है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ब्लड ग्रुप करने के बाद उस बैग के पाउच में जो भी आपका बैग होगा उसमें मेंशन कर दिया जाएगा ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव जो भी है। उसके बाद क्या होगा, ग्रुपिंग के बाद आपका एक स्मॉल क्वांटिटी सैंपल एक वाइल्स में दे दिया जाएगा और उसको लैब के अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ब्लड में जो आपकी टेस्टिंग हो रही है उस डिजीज उसमें आपका अगर कोई डिजीज निकल के आती है, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीनिंग करते टाइम आपने थोड़ा सा लाई बोल दिया, झूठ बोल दिया कि मुझे ये डिजीज नहीं है कुछ, तो जब स्क्रीनिंग हुई अगर आपकी स्क्रीनिंग में कोई इन्फेक्शन मिल गए, आपकी कोई इन्फेक्शियस डिजीज मिल गई, तो एक कंडीशन होती है जब डिजीज मिल गई तो वो क्या होगा, वो आपका सैंपल जो सैंपल कलेक्ट हुआ है वो पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और अगर आपके सैंपल में कोई इन्फेक्शियस एजेंट नहीं मिलते हैं तो उसको एज अ स्टोर फॉर्म में अदर एंटीकोगुलेंट वगैरह ऐड ऑन करके उसको क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये हमारा ब्लड बैंक था कि आपका ब्लड बैंक कौन सी लोकेलिटी में होना चाहिए, कैसे प्रिंसिपल आप उसको सेट करते हो। ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, एक फ्रैक्शनल फ्लो क्या होता है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या थे, WHO ने क्या प्रिंसिपल सेटअप करे थे। तो ये ओवरऑल एक समराइज एक ब्रीफ हिस्ट्री भी कह सकते हैं ब्लड बैंक के बारे में कि अगर आप एक ब्लड बैंक ओपन करते हैं या अबाउट द ब्लड बैंक आपको क्या पता होना चाहिए। तो मेन हम लोग ने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके फंक्शनल फ्लो में हमने खत्म करा था। तो बेसिकली ये हमारा ब्लड बैंक का टॉपिक है। थैंक यू सो मच।